Hello everyone, welcome to our channel. In this video we shall discuss the editorials of 27 January. आज Republic Day special है, so make sure आप अपने copies, pencils, pens तैयार रखें because आज बात होगी Constitution की in depth, in detail analysis होगा and I am pretty sure कि ये main से related बहुत important है. इसमें आज हम कुछ questions के भी answers देखेंगे, so please tune in. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले ये देखते हैं कि आज कौन कौन से आर्टिकल्स थोड़े से ओवर द टॉप हैं एंड हमें वो अवॉइड करने हैं. सबसे पहला, एट द हार्ट ऑफ द रिपब्लिक. नाउ दिस सीम्स टू बी टॉकिंग अबाउट हाउ रिपब्लिक हैज इवॉल्व्ड एंड किस तरीके से डेमोक्रेसी में, इंडियन डेमोक्रेसी में किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है. बट दिस इज अ प्योरली पॉलिटिकल टॉपिक. ये गोपाल कृष्ण गांधी जी ने लिखा है, लेकिन इस एडिटोरियल में ज्यादा पॉलिटिकल बातें की गई हैं. वी कैन स्किप दिस एडिटोरियल. स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है. सेकंड, द 4 phases ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. ये लिखा है चिंतन चंद्रचूड़ जी ने. ही इज द ग्रैंडसन ऑफ वाई वी चंद्रचूड़, सन ऑफ डी वाई चंद्रचूड़. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन पॉलिटिकल एडिटोरियल है. वी विल बी फॉलोइंग दिस. इसमें पूरा डिटेल में जाएंगे, बात करेंगे. डूबियस डिसीजन. ये डूबियस डिसीजन भी एक पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड है, हम इस चीज को नहीं देखेंगे. ब्लैक एंड ग्रे. ब्लैक एंड ग्रे बेसिकली टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए अंडर FATF 40+9 वाली रिकमेंडेशंस में. एंड इनफैक्ट UNSC की जो 1, 2, 6, 7 लिस्ट है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे जितनी भी कोशिश है वो ये थी कि मसूद अजहर को उस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए. वो हो गया था. विल टॉक अबाउट इट. Black and grey pertains to terrorism and Pakistan. Next up, deriving authority from we the people. This is something that we will be covering and हम इसमें ये देखेंगे कि preamble किस तरीके से हमारे constitution में important है, उसकी importance किस तरीके से evolve हुई है. Next, the enemies of writing. Now, enemies of writing is one editorial जहां पे ये बात की गई है कि किस तरीके से आज राइटिंग यानी कि जर्नलिज्म इवॉल्व हो रहा है, किस तरीके से हमारा आज का जर्नलिज्म काम कर रहा है. नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें पॉलिटिकल चीजों की बात की गई है, किस तरीके से लिखना चाहिए वो बात की गई है. द हाइप ओवर हाइपरसोनिक्स. दिस टॉक्स अबाउट ballistic missiles as well as hypersonic cruise missiles. अभी रिसेंटली अवॉन्ट गार्ड एक मिसाइल लॉन्च की है जिसमें टेस्टिंग की है रशिया ने, एंड उसके रेपरकशंस क्या हैं यूएस, चाइना, इंडिया के लिए. दैट इज समथिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट. एंड लास्टली हमारा क्वेश्चनर राउंड. सो लेट्स ट्यून इन. देखते हैं सबसे पहले द 4 phases of constitutional interpretation. This talks about the Constitution of India as an ambitious political experiment. इसमें यह बताया गया that ultimately if we consider the entire constitutional history since 1950, तो ऐसे में 4 मेजर फेजेस निकल के आते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया है. सबसे पहला फेज इज द टेक्सचुअलिस्टिक अप्रोच, मतलब जो लिखा है उसको वर्बटिम इंटरप्रेट करना. अर्ली इयर्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये अप्रोच अपनाई थी. फोकस किस पे था? ऑन द प्लेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर चाहे आप सिविल्स की तैयारी करते हैं, चाहे स्टेट सर्विसेज की, चाहे यूपीएससी की, ये ऐसे के जुडिशरी की, ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट. सबसे पहली अप्रोच थी टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच. इस टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच में हमने कोशिश क्या की, सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की जो प्लेन टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के मीनिंग को देखा जाए. इसका फेयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज AK गोपालन का केस. AK गोपालन के केस में AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. इस केस में ये बताया गया था, दिस वाज वन ऑफ द अर्ली डिसीजंस जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड अपॉन द इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कि वो क्या चीज है. इसमें यह बोला गया था कि जो आर्टिकल 19, 21 एंड 22 हैं वो एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर बेस्ड हैं. वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, वो इंडिविजुअली अलग से पिलर्स जिस तरीके से खड़े होते हैं, ऑल्दो दे आर ग्राउंडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट फिर भी अलग अलग एंटिटीज हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आज ये इंटरप्रिटेशन माननीय नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहले क्या सोचा गया था. एंड दे आर टू बी रेड एज सेपरेट कोड्स
rather than being read together. This is something A.K. Gopalan के केस में डिसाइड किया गया. Whether there are any limitations on Parliament's power to amend the Constitution, especially fundamental rights. तो कोर्ट ने ऐसे सवाल का जवाब दिया था, there were no such limitations. अगर limitations होती तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जाती. So this is something जो कि टेक्स्ट के फेज में, टेक्सचुअलिस्ट अप्रोच के फेज में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा. दूसरा फेज आया था जब केशवानंद भारती केस बना. 1973 की जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जजमेंट है, वो एक नया दौर लेके आती है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में. वो बताती है कि एक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस स्ट्रक्चर के ऊपर काफी चीजें बेस्ड हैं, एंड इसी में से एक डॉक्ट्रिन निकल के आती है जो आज भी हम बार बार जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज दैट टर्म जो हम हमारी जुबान पे रटी हुई है. लेट्स टॉक अबाउट दिस फेज. Appeals to the text of the constitution were gradually overtaken by the appeals to the constitution's overall structure and coherence. Ultimately यहाँ पे वो फेज आया था जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने अभी शुरू हुए थे, and which led to ultimately the phase 3 as well. Now केशवानंद भारती ने ये जरूर कहा था कि आप पावर तो दी गई है पार्लियामेंट में to amend the constitution, लेकिन this does not extend to altering its basic structure. आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकते. नाउ बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड यूज कर दिया, एक डॉक्ट्रिन दे दी, लेकिन इट वाज एन ओपन एंडेड कैटलॉग ऑफ फीचर्स दैट लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द कोर्ट. मतलब कोर्ट के एम्बिट में, कोर्ट की पावर्स के अंडर ये बात रह गई थी, उसी का एक्सक्लूसिव कंट्रोल था सुप्रीम कोर्ट का कि वो डिसाइड करेगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा क्या नहीं होगा. पार्लियामेंट के एम्बिट से, पार्लियामेंट की अथॉरिटी से इस बात को छीन लिया गया था. When Parliament attempted to overturn this decision by amending the Constitution yet again 1976 में, the court relying on the structuralist justifications decisively rejected that attempt and basic structure doctrine को इस तरीके से फाउंडेशन बना दिया गया to interpret our constitution. The court also, सुप्रीम कोर्ट ने categorically reject किया था गोपालन अप्रोच को इस जजमेंट में, and favored the structuralist approach even in मेनका गांधी versus Union of India 1978. तो 1978 मेनका गांधी is somewhat related to 1973 केशवानंद भारती केस. किस सेंस में? इस सेंस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की शुरुआत 1973 में हुई थी, उसका कल्मिनेशन या कह लीजिए एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट रहा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बाद से आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन को एक्सपैंड किया गया है केस दर केस. राइट टू लाइफ हैज बीन इंक्रीमेंटली इंटरप्रेटेड. Court has conceived that fundamental rights are a cohesive bill of rights rather than a miscellaneous grouping of constitutional guarantees. ऐसे ही कोई haphazard miscellaneous grouping नहीं है कि सब के सब इकट्ठे करके एक जगह पे डाल दिए in part 3 of the constitution, लेकिन एक cohesive bill of rights है. अब इस चीज को अगर आप कोरिलेट करते हैं तो ह्यूमन राइट्स अप्रोच भी यही बताती है that these human rights are basic necessity जिसके ऊपर कोई भी एक इंडिविजुअल अपनी जिंदगी जीने का हक रखता है. एंड दिस इज द सिमिलर बेस जो हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है जिस पे. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इंडिविजुअलिस्टिक राइट्स इन देयर ओन सेंस एज दे आर रिटन, लेकिन वो एक कोहेसिव बिल ऑफ राइट्स है. दे शुड बी सीन इन एंटायरिटी. नाउ अगर कॉमनैलिटी की बात करें फेज 1 से अगर फेज 2 में जो आए हैं, देयर वर सिग्निफिकेंट डिसीजंस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशंस एंड व्हिच वाज इंटरेस्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस एंड वर केयरफुली रीजन्ड. नाउ दीस कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बिकेम अ कोहेरेंसी, अ कॉमनैलिटी बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2, जहां पे ये बड़े बड़े बेंचेस 5+1 जजेस के बेंचेस अल्टीमेटली टुक केयर ऑफ the entire interpretation process. चलिए, moving on to phase 3. Phase 3 was eclecticism. Now, eclecticism talks about result-oriented approach of
interpretation, outcome based interpretation of various provisions of our constitution. ये जो फिलॉसफी थी अल्टीमेटली ये अभी जो प्रेजेंट दौर है उससे पीछे की फिलॉसफी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही. लेट्स टॉक अबाउट दैट. The court has often surrendered its responsibility of engaging into a thorough rights reasoning of the issue before it. कारण क्या है, इशू क्या है? सुप्रीम कोर्ट आजकल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी कि इंटरप्रेट करे अपनी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को किस हद तक राइट बेस्ड होना चाहिए, रीजंस ओरिएंटेड होना चाहिए, उससे हटके आज रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है. इसमें दो कारण हैं कि ये ऐसा हो रहा है. नंबर वन, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है. एक दौर था जब 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुआ करते थे. द स्ट्रेंथ वाज इंक्रीज टू 31, 31 से आज 34 हो गई है. इस वजह से दिस सुप्रीम कोर्ट का अरीना हैज बिकम अ पॉलीवोकल ग्रुप. अ पॉलीवोकल ग्रुप कैसे है कि मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स आर पास्ड बाय 2 और मोर जजेस, एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात करो तो 5 और मोर जजेस. तो ऐसे में पॉलीवोकल ग्रुप होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि इट इज नॉट वन सुप्रीम कोर्ट बट अ डजन सब सुप्रीम कोर्ट्स. सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. इस वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो गई है. The court has begun deciding cases based on a certain conception of its own role as a sentinel of democracy. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट खुद को डेमोक्रेसी का बादशाह मानने लगा है. सेकेंडली, अ प्रोटेक्टर ऑफ मार्केट इकोनॉमी एज वेल. थोड़ा सा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से हटके मार्केट इकोनॉमी अप्रोच को पकड़ रहा है. नाउ दिस इज ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को सोशलिस्टिक आइडियोलॉजीज उठानी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को मार्केट इकोनॉमी वाली अप्रोच उठानी चाहिए. कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं. उसी तरीके से इंडियन सोसाइटी में सिमिलर फैशन में चेंजेस आएंगे. अब अगर सुप्रीम कोर्ट के रोल को हम समझें तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के रोल में ये बहुत ही बात इननेट है कि अल्टीमेटली जो डिसीजंस लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सोसाइटी में कुछ कुछ चेंजेस लाते हैं, एंड दोस चेंजेस आर इंपॉर्टेंट टू नज द सोसाइटीज बिहेवियर इन अ पॉजिटिव मैनर. एंड फॉर दैट रीजन वी नीड टू हैव अ वेरी right approach as far as Supreme Court is concerned in interpreting our constitution. तो ऐसे में अगर वो प्रोटेक्टर ऑफ मार्केट इकोनॉमी भी है तो हमारी सोसाइटी क्या मार्केट इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है या नहीं है? दैट शुड बी आवर क्वेश्चन. सेकेंडली, सेंटिनल ऑफ डेमोक्रेसी अगर हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो ऐसे में वेदर और नॉट ये बात हमारे आवाम को, जो हमारा पॉलिटिकल मास है, वो समझता है या किस तरीके से उसे इंटरप्रेट करता है. वेदर और नॉट सुप्रीम कोर्ट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच बेग्स योर पॉन्डरेंस. नाउ लास्टली, फेज 3 की अगर बात करें, देयर हैज बीन अ फेलियर टू गिव रीजंस व्हिच हैज लेड टू मेथोडोलॉजिकल इनकोहेरेंस. कारण क्या है कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स, उनकी जजमेंट्स and constitutional benches की judgments and various sub supreme courts की judgments, they have been incoherent with each other, जिसकी वजह से inconsistency आ रही है in the matters of laws. चाहे वो constitutional law हो, चाहे वो किसी और तरीके का law हो, मान लीजिए contractual law हो या personal laws की बात हो, तो उसमें क्योंकि इंटरप्रिटेशन अलग हो रही है तो मेथोडोलॉजिकल इनकोहेरेंस क्रिएट हो रही है. सो दिस वाज द फेज 3. क्योंकि कोशिश क्या थी, हर केस के फैक्ट्स के ऊपर जहां जहां जजमेंट्स आती गई, फोकस था रिजल्ट, फोकस था आउटकम, नॉट द रीजनिंग बिहाइंड इट. दैट वाज फेज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एवोल्यूशन इन इंडियाज हिस्ट्री पोस्ट 1950. लेट्स टॉक अबाउट फेज 4 और द लास्ट फेज, जिस फेज में अभी हम हैं. ये फेज बात करता है पर्पस की. दिस इज अ ट्रांजिशनिंग फेज फ्रॉम थर्ड फेज. कोर्ट्स अब एक्नॉलेज कर रहे हैं इन अ क्रिटिकल सेंस द पर्पस फॉर द एनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जाम्पल्स के तौर पे देखा जाए तो जितनी भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज वाली जजमेंट्स आई हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 377 की बात की जाए, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री की बात की जाए, ऑल ऑफ दीज जजमेंट्स हैव अ सोशलिस्ट आइडिया बिहाइंड देम, एंड उनका पर्पस
ढूंढने की कोशिश की गई है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. Many constitutions around the world attempt to reach at a political compromise between the incumbents and the challengers of the day. But हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं करती है. जो पिछले थे एंड जो आज के लोग हैं उनके बीच में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज क्रिएट करने की कोशिश नहीं करती है. जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दे एक्सप्रेस्ड अ सेंस ऑफ अनईज विद दिस स्टेटस क्यू, जो कि बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस ने कोशिश की थी. उन्होंने क्या कहा? दे रेज्ड देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ रूट एंड ब्रांच सोशल रेवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को इस तरीके से बनाया कि वो एक रूट एंड ब्रांच सोशल रेवोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन का एक व्हीकल बन सके. अब कोर्ट क्या कर रहा है? द कोर्ट इज नाउ बिगिनिंग टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद इट्स रेवोल्यूशनरी एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल. अब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी गई है. सेकेंडली ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट अब कॉन्स्टिट्यूशन को एक रेवोल्यूशनरी एंड सोशियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के पोटेंशियल के साथ यूज करके उसकी इंटरप्रिटेशंस हमें दे रहा है. सितंबर 2018 से पर्टिकुलरली अगर बात करें, देयर हैज बीन अ रेनेसांस. दिस इज नॉट रेनाइसेंस, ये रेनेसांस होता है. अ रेनेसांस इन डिसीजन मेकिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस. लेकिन अभी भी फेज 3 के कुछ चीजें हैं जो कंटिन्यू हो रही हैं. अभी भी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो 2 जज बेंच 3 जज बेंचेस के पास पड़े हैं. वो मैटर्स अभी पेंडिंग है एंड दैट इज द रीजन कि अभी फेज 3 खत्म नहीं हुआ है. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, ब्लैक एंड ग्रे. नाउ दिस पर्टेन्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान का इशू, पर्टिकुलरली कॉरेस्पॉन्डिंग टू FATF. प्रीलिम्स रिलेटेड सवाल था. 40+9 recommendations किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू FATF. मेक श्योर आप इस तरीके की चीजों के लिए तैयार रहें. प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहे. हमारे ही चैनल पे आपको बहुत जल्द प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज मिलेगी, वीकली बेसिस पे आएगी एंड बहुत जल्द वी विल बी कमिंग अप विद अ न्यू टेस्ट सीरीज बहुत ही रिफाइंड मैनर में, ताकि आपको एग्जाम से पहले इस तरीके से हम रिवाइज करवा दे मैटर्स कि आप प्रीलिम्स में कभी भी मार ना खाएं. चलिए, मूविंग ऑन, ब्लैक एंड ग्रे. इंडिया मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द जियोपॉलिटिक्स बिहाइंड पाकिस्तान's recent झोल एट द FATF. अब ये झोल हुआ क्या है? अल्टीमेटली हुआ ये है कि पिछली जो अक्टूबर की मीटिंग थी उसमें ये देखा गया था कि पाकिस्तान ने सिर्फ 4 पॉइंट्स आउट ऑफ दीज 27 पॉइंट लिस्ट ऑफ एक्शंस जो कि FATF ने पाकिस्तान को बोला था करने को, उसमें से सिर्फ 4 पॉइंट्स किए थे. अब ये देखा गया है कि उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस, अराउंड 14 ऑड पॉइंट्स पे पाकिस्तान ने कुछ एक्शंस लिए हैं. एंड जो रिसेंट बीजिंग में मीटिंग हुई थी ऑफ द एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप ऑफ FATF, उसने पाकिस्तान के लिए कुछ एनकरेजिंग न्यूज पास ऑन की है. वहां से ये पता चला है कि शायद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या शायद उसको ब्लैक लिस्ट में ना रखा जाए, और इट कैन हैपन कि उसे ग्रे लिस्ट से कंप्लीटली हटा दिया जाए. नाउ दिस इज समथिंग ऑफ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया. जो ये 39 मेंबर बॉडी है FATF, इट हैड डिटरमिन्ड दैट पाकिस्तान वाज टू बी प्लेस्ड इन ग्रे लिस्ट 2018 में. अब ये पहला दौर नहीं था जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया. हम इसके बारे में दोबारा बात करेंगे. पहले भी ऐसा हुआ है कि आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया. इनफैक्ट ब्लैक लिस्ट तक आने की नौबत पहले भी आई है. 2012 का इशू था, 2008 का इशू था एंड अल्टीमेटली 2015 में उसे ग्रे लिस्ट से हटा भी दिया गया था. Now, the 39-member body had determined that Pakistan was to be placed on the grey list in 2018 and presented it a 27-point list of actions. These included freezing funds of UN Security Council entities such as 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, एंड जो लश्कर-ए-तैयबा है, जैश मोहम्मद है, अदर तालिबान एफिलिएटेड ग्रुप्स, इनकी फंडिंग को रोका जाए, फ्रीज किया जाए. Unlike in October 2019, when the Pakistan had completed 5 points, I said 4, sorry, 5 points, बीजिंग मीटिंग में इसने 14 पॉइंट्स कवर कर लिए थे आउट ऑफ दोज 27 पॉइंट्स. तो बीजिंग यानी कि चाइना के पास उस टाइम पे चेयर थी, तो चाइना ने अपने ऑल वेदर एलाय पाकिस्तान के हक में बात की है.
While Pakistan's progress will come as a disappointment to India, definitely it will be. The grey list is not new for Pakistan. पाकिस्तान 2012 में भी आया था, 2015 में इसे रिमूव किया गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया 2015 में इसे रिमूव इसलिए किया गया था क्योंकि एक नेशनल एक्शन प्लान जो है पाकिस्तान ने पास किया था, बिकॉज 2014 में ही पेशावर स्कूल में मैसेकर हुआ था, बच्चों की मौत हुई थी। उसके एवज में पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान पास किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन 2015 में इसे लिस्ट से निकाल दिया गया था, ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। इट वॉज ऑल्सो प्लेस्ड अंडर सिवियर रिस्ट्रिक्शंस 2008 से 2012 के बीच में आफ्टर मुंबई अटैक्स। जब ये हमले हम नहीं भूल सकते। This last grey list period has already seen some Indian demands being met, जैसे चार्ज शीट अगेंस्ट हाफिज सईद फॉर टेरर फाइनेंसिंग और जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को यूएनएससी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 लिस्ट में इंक्लूड करना, ग्लोबल टेररिस्ट का टैग देना। Although FATF is a technical organization, there is no doubting that geopolitics and bilateral deals play a part in deciding outcomes. मतलब पाकिस्तान का चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, अल्टीमेटली यूएस किस तरीके से पाकिस्तान को आज परसीव कर रहा है, all of these things matter as far as FATF के decisions are concerned. Pakistan's role in ensuring Taliban talks are brought to a successful conclusion soon may be weighed with the US and its allies in the grouping. इसका मतलब यूएस बहुत जल्द ये देखेगा, जब FATF की मीटिंग होगी नेक्स्ट टाइम इसी साल, तो ये देखा जाएगा यूएस के द्वारा दैट पाकिस्तान वाज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल कि तालिबान के साथ जो बातें हुई हैं वो सक्सेसफुल कंक्लूजन उसमें आ सके, एंड फॉर दैट रीजन यूएस माइट रिटर्न द फेवर, एंड इसके लिए इंडिया शुड बी वेरी। सेकेंडली, पाकिस्तान को अभी इस मीटिंग में बीजिंग में इस वजह से भी फायदा हुआ क्योंकि उसे टर्की एंड मलेशिया जैसी कंट्रीज का सपोर्ट मिला। नाउ देयर इज नो डाउट मलेशिया और टर्की ने किस तरीके से सपोर्ट किया था। इनफैक्ट हमें अभी पाम ऑयल से रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट किए गए हैं। इंडिया हैज स्टॉप्ड इंपोर्टिंग पाम ऑयल फ्रॉम दिस कंट्री। तो ऐसे में पाकिस्तान का साथ देने की वजह से, एंड सेकेंडली आपने भी नोटिस किया होगा दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट इज हैपनिंग इज चाइना जहां जहां भी बात कर रहा है वो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का इशू उठा रहा है जो कि इंटरनल मैटर है इंडिया का, एंड इट इज यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी कि अल्टीमेटली जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने की जरूरत होगी तो जब इंडिया अपने पॉइंट्स रखेगा तो अल्टीमेटली इंडिया के पॉइंट्स को काउंटर करने के लिए जो हमारा इंटरनल मैटर है उसे एक ग्लोबल चैलेंज पोज करके हमारी बात को दबाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये सारा जो CAA, NRC, NPR से रिलेटेड इशू है, this would be used against us. Now, moving on to the next editorial, deriving authority from we the people. We the people is basically a phrase which has been taken from preamble of Indian Constitution. Indian preamble as also interpreted in Kesavananda Bharati case, जो कि basic structure doctrine बताता है, is being read to large protest audience across the country and even beyond. ये प्रोटेस्ट में इसे प्रियम्बल को पढ़ा जा रहा है, लेकिन ये बात समझने की जरूरत है कि हम पढ़ रहे हैं प्रियम्बल को, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज मोस्ट ऑफ अस इन द एंटायर कंट्री जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो प्रोटेस्ट नहीं भी कर रहे हैं, they are still in the phase 1 of constitutional interpretation. हम टेक्स्ट पढ़ के उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके एथॉस को, उसके सोल को अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। We need constitutional experts for that matter. So we need to understand that. The emphasis is on preamble's character as constitution's very soul. These are certain points, these are certain phrases जो directly prelims में, मेंस में, GS2 में in particular आपको क्वेश्चन फॉर्म में आ सकते हैं। सो पहली चीज, प्रियम्बल का जो कैरेक्टर है, इट इज एज द कॉन्स्टिट्यूशंस वेरी सोल. इफ द कॉन्स्टिट्यूशन is the authoritative horizon of India's public life, preamble is held aloft as a lens to it. Preamble एक तरीके का चश्मा है, एक लेंस है जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को
देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज एन अथॉरिटेटिव होराइजन ऑफ इंडियाज पब्लिक लाइफ। अभी क्या हो रहा है? अ क्रॉप ऑफ यंग ब्राइट कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स आर पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट in their interpretations to encompass and reach out to the complexities of Indian polity little explored before. Now, what most of the scholars are doing right now, they are pushing the limits of India's constitutional interpretation. Now, moving on, the close relations that India has, close relation between India's distinctive independence struggle against colonial rule that brought the large non-violent masses to the fore, and the way India went about constituting itself as a sovereign democratic republic. एक बहुत ही माहिम एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन रहा है इंडिया का। जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था, नॉन वायलेंट स्ट्रगल कर रहा था अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, उस समय से जिस तरीके से इंडिया ने 1950 में जाके अपने आप को सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, नाउ दैट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से पॉलिटिकल एस्पिरेशंस अल्टीमेटली culminated into this document which we call the Constitution of India. Now ये रिलेशन डिस्टिंक्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। किन कारणों से? अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, while he moved the aims and objects resolution in the Constituent Assembly back then, he proposed that the task before the assembly was to cast India as an independent sovereign republic, the fundamentals which were commonly held by Indians. लेकिन अंबेडकर जी की बात करें तो ही बेग टू डिसएग्री। नाउ इसकी भी बात करते हैं किस तरीके से अंबेडकर ने इनके खिलाफ बोला था, किस तरीके से उन्होंने अलग से इंटरप्रेट किया था। नेहरू also suggested that resolution should be regarded as higher than the law and nothing should be added to or subtracted from it. He wanted that जो ये aims and objects resolution था, जो ultimately जिसको जगह मिली थी हमारे preamble में, it should be considered higher than the law. क्या चीज? That India will be a independent sovereign republic. अगर अंबेडकर की बात करें तो what he thought of was this preamble embodies that this constitution has its roots, its authority, its sovereignty from the people. Now जहां पे नेहरू की इंटरप्रिटेशन थी कि ये डॉक्यूमेंट अलग से एग्जिस्ट करती है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, it was Ambedkar who designed this document in that sense that its sovereignty is to be derived from the people living within the territories of India themselves. चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसकी अथॉरिटी हो, उसकी सॉवरेनिटी हो, सबका सब लोगों से निकल के आएगा। थोड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशंस हुई उनके बारे में पढ़ते हैं। One of the defenses which were used for not bringing in democracy upfront to characterize India's constitutional regime was that the word republic already contained it. रिपब्लिक में ये चीज छुपी हुई है, बिकॉज रिपब्लिक में क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। जहां पे सेंस ऑफ इलेक्शन आ चुका है वहां पे डेमोक्रेसी इननेट है, जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी लिखने की। अब अंबेडकर जी, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले स्कूल ऑफ थॉट की अगर बात करें, उनका जो आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म था, it was with the stress on citizen agency and public spiritedness arising therefrom. मतलब it is somewhat related to Gandhian principles as well, जहां पे trusteeship की बात होती है। trusteeship is a bit different, but still अगर हम इस चीज को ऐसे समझें कि citizen, उनकी एजेंसी एंड पब्लिक स्पिरिटेडनेस, वहां से रिपब्लिकनिज्म निकल के आएगा। मतलब सॉवरेनिटी जो है वो नीचे ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे एंट्रेंच्ड है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जहां पे नेहरू का इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक टॉप टू डाउन अप्रोच था, अंबेडकर का जो इंटरप्रिटेशन था इट वाज बॉटम अप अप्रोच। सो दिस इज समथिंग व्हिच वाज डिफरेंट। फूले हैड आर्ग्यूड and Ambedkar ji, he agreed with him that the spirit of republicanism vanished from India with the rise of monarchy and Brahmanism.
and resurrected itself, it resurrected itself in the West. Now, जहां मोनार्कीज आई थी इंडिया में, जहां पे जो एक सिविलाइजेशनल चेंज आया था इंडिया में मिडीवल से लेके अभी तक, इस वजह से, सेकेंडली जहां पे कास्ट सिस्टम की वजह से एक स्ट्रैटिफिकेशन, फ्रैगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी पॉसिबल हो गया था, उस वजह से इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वापस से उस स्पिरिट को, रिपब्लिकनिज्म के स्पिरिट को इंडिया में इनकलकेट करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे में स्पिरिट को जरूरी था कि लोगों से ही निकाल के लाया जाए, नहीं तो होगा क्या, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ओवर द टॉप रह जाएगा एंड अल्टीमेटली इसकी इंटरप्रिटेशंस गलत होनी शुरू हो जाएंगी। नाउ मूविंग ऑन, an independent India, if it has to move much further as a political community of free and equal citizens, reproducing itself over time, what we need is, we need a direction. A constitutional democracy was a sine qua non. मतलब हमें जरूरत थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, अगर हमें एज अ पॉलिटिकल कम्युनिटी आगे बढ़ना है, इक्वल सिटीजन्स अगर हम रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं ओवर द टाइम, अगर हम चाहते हैं कि इक्वालिटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी एस्टैब्लिश हो सके, इफ constitutional democracy did not make way for social and economic democracy, there was little hope of political democracy surviving in India. तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर डेमोक्रेसी है, तो अगर वो हमें देती है, ये संविधान डेमोक्रेसी क्रिएट करती है इंडिया के लिए, तो इट शुड इंक्लूड social and economic democracy as well, breaking the shackles of caste structure, breaking the shackles of economic disparities. So this is something जो कि अंबेडकर जी एंड ज्योतिराव फूले जी ने पहले से इस बारे में सोचा हुआ था। Republicanism contains a hope that it would rally critical or energy or social capital to subserve the latter. मतलब रिपब्लिकनिज्म में एक छोटा सा हिंट है कि धीरे से ये एक एनर्जी, एक सोशल कैपिटल को कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की तरफ लेके जा सकती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्रिएट कर सकती है। नाउ द स्पिरिट ऑफ रिपब्लिकनिज्म कुड ओनली बी enabled through what it was called as constitutional morality, that is a citizen acting by taking on board constitutional principles and norms। मतलब ये कि ये जो इंटरप्रिटेशन है इस डॉक्यूमेंट की, उस डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन को लोगों तक पहुंचाना, उनको ये समझाना, लोगों को ऑन बोर्ड लाना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स के, बहुत जरूरी था। मोरालिटी को पकड़ना कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट एडिटोरियल, द हाइप ओवर हाइपरसोनिक्स। नाउ हाइपरसोनिक्स न्यूज में क्यों रहा? अभी रिसेंटली दिसंबर 2019 में रशिया ने अनाउंस किया दैट इट्स न्यू हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV एवनगार्ड was launched atop an ICBM, intercontinental ballistic missile, and it had been made operational. अब ये बात बोली गई that it was nuclear capable as well. The system is essentially a ballistic or cruise missile. देखिए बैलिस्टिक मिसाइल ये है जो आगे जाके अपने टारगेट के ऊपर फटती है, एंड क्रूज मिसाइल वो होती है जो हवा में मैन्यूवरिंग कर सकती है, जो क्रूज, जिसको पीछे से आप कंट्रोल कर सकते हैं, दैट कैन फ्लाई फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड एट स्पीड्स हायर देन 5 मैक। अगर 1 मैक की बात करें तो वो स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है, एंड अल्टीमेटली 5 मैक मींस 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एट लोअर ऑल्टीट्यूड्स, allowing it to evade interception from US's current ballistic missile defense systems। जो यूएस का अभी का BMD ballistic missile defense system है, उससे वो बच सकती है क्योंकि वो लोअर ऑल्टीट्यूड्स में, कम हाइट पे मैन्यूवरिंग कर सकती है, एंड इट कैन आल्सो एग्जीक्यूट हाई डिग्री ऑफ मैन्यूवर्स। मतलब अभी सीधे जा रही है तो एकदम से राइट ले लेगी, एकदम से लेफ्ट ले लेगी, खतरनाक सिचुएशन। नाउ fearful that United States का जो ये BMD system है, it would erode their nuclear deterrence, Russia and China had been in search of such a capability। ये 2002 से इन particularly चल रहा है। कारण क्या है कि 2002 में United States had opted out of anti-ballistic missile treaty।
इस ट्रीटी से यूएस बैक आउट कर गया था एंड इस वजह से सिचुएशन डामाडोल होनी शुरू हो गई थी. Now, believing that HGVs and hypersonic cruise missiles will re-establish the lost strategic stability, Russia has declared such missiles as nuclear capable and China has declared them dual use capable. तो ये दोनों uses, चाहे ballistic हो चाहे nuclear capability की बात हो, HGVs have become very important रशिया और चाइना की स्टेबिलिटी की सिचुएशन की बात की जाए तो. नाउ these may provide strategic stability, लेकिन एक होड़, एक रेस होनी शुरू हो जाएगी. लेट्स टॉक अबाउट कि ये किस तरीके से इंपैक्ट करेगा टू द एंटायर वर्ल्ड. अगर यूएस की बात करें, यूएस एक्सप्लेन्स दिस कैपेबिलिटी मेनली फॉर अटैकिंग टाइम सेंसिटिव टारगेट्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रॉम्प्ट ग्लोबल स्ट्राइक स्ट्रेटजी एंड हेंस हैज designated them a conventional role. ये कन्वेंशनल मिसाइल्स के तौर पे इसे यूज करता है यूएस एंड इसको थोड़ा इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके इम्पीटस को थोड़ा अंडरमाइन करके, थोड़ा मलाइन करके इसकी बात करता है. द वॉरहेड एंड द डेस्टिनेशन एम्बिग्विटीज. ना इसके वॉरहेड का पता है कि क्या रहेगा, वेदर और नॉट इट विल बी न्यूक्लियर, एंड डेस्टिनेशन एम्बिग्विटीज. क्यों? क्योंकि जब ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लॉन्च होती हैं तो अगर मान लीजिए इसका टारगेट 100 किलोमीटर दूर है तो 100 किलोमीटर दूर तक जाते जाते रास्ते में जितने भी पड़ाव आएंगे उन सबको यही खतरा होगा कि कहीं ये हमारे ऊपर आके तो नहीं गिर रहे. तो दिस एम्बिग्विटी pertains to this fact. Let's talk about it. In both of these cases, चाहे warhead की एम्बिग्विटी है चाहे डेस्टिनेशन की एम्बिग्विटी है, when an adversary उसका अर्ली वार्निंग सिस्टम ये डिटेक्ट करता है कि जो मिसाइल है वो उसकी डायरेक्शन में आ रही है, तो वो ये नहीं इंश्योर कर पाता वेदर दे आर कन्वेंशनल और न्यूक्लियर आर्म्ड. हमें ये नहीं पता चलता कि वो न्यूक्लियर मिसाइल है या कन्वेंशनल है. सेकेंडली, हमें ये नहीं पता लगता कि वो टारगेट कौन है. द टेंडेंसी वुड बी टू अज्यूम द वर्स्ट. हम यही सोचेंगे कि वो हमारी तरफ ही आ रहा है. सेकेंडली, ऑफेंस डिफेंस स्पाइरल, कि आपके पास वो मिसाइल है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं उससे ऊपर एक मिसाइल बनाने की कोशिश करूंगा. सेकेंडली, द इंडक्शन ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स would lead to an offense defense spiral, and according to the reports US has begun funding and finding its ways of either strengthening its BMD ताकि वो इसको अपने एम्बिट में ले सके, इसके खिलाफ डिफेंस तैयार कर सके, as well as for countermeasures to defeat hypersonics besides having an arsenal of its own of the same kind. यूएस के पास अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल जितनी मर्जी हो, बट यूएस बिकॉज अभी रिसेंटली रशिया ने ये टेस्ट किया है, इट वुड वांट कि इसके काउंटर मेजर्स बढ़े, बीएमडी को ये स्ट्रेंथन करना चाहेगा. नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रेटेजिक डायलॉग और आर्म्स कंट्रोल. इससे रिलेटेड कोई भी डायलॉग नहीं एग्जिस्ट करता है. दिस इज ओनली वन अपिज्म कि आपके थाली में जो लड्डू है वो मेरी थाली से बड़ा कैसे, सो मैं अपने लड्डू को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं. नाउ another implication would be to take offense defense developments into outer space. ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंडिया के पास जो मिशन शक्ति के तहत जो इंडिया ने सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने वाला व्हीकल बनाया, जो सिस्टम बनाया, उसकी काफी आलोचना भी हुई थी एंड अल्टीमेटली इट सीम्स दैट जो नेक्स्ट लेवल होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी में वो आउटर स्पेस वाला लेवल होगा. काउंटर मेजर्स टू हाइपरसोनिक्स हैव बीन एनविसेज्ड थ्रू प्लेसमेंट ऑफ सेंसर्स एंड इंटरसेप्टर्स इन आउटर स्पेस. आउटर स्पेस में अब भी ऐसे सेंसर्स, इंटरसेप्टर्स लगाए गए हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजीज को, सिस्टम्स को डिटेक्ट कर सकें, उसके लिए काउंटर मेजर्स बनाए गए हैं. नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू आवर क्वेश्चनर, हमें एक चीज समझनी होगी दैट ये जो सेंस ऑफ वन अपिज्म है ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है. ऐसे में व्हाट वी नीड इज अ स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर. तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय सोच के रखने पड़ेंगे. व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज, चाहे आप यू हेट हर, यू लाइक हर, ग्रेटा थुनबर्ग, उसकी आइडियोलॉजी, द फैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग अराउंड अस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ फार रीच्ड गोल, तो उसे
पकड़ना, उसे किस तरीके से अप्रोच करना है, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। चलिए अब बात करते हैं आज के सवालों की। तो आज के सवाल ये रहे आपकी स्क्रीन पर। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नंबर 1, ठीक है जी, किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इवॉल्व हुआ है बिफोर 1947 एंड आफ्टर 1947। नाउ बिफोर 1947 के पार्ट के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल, बिकॉज हम अभी बहुत जल्द इस सीरीज लेके आ रहे हैं, जिस सीरीज में हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात करेंगे इन अ वेरी एप्ट मैनर। उस सीरीज को अगर आप देखते हैं तो उस सीरीज के अलावा आपको कोई भी सोर्स कवर करने की जरूरत नहीं है एज फार एज India की constitutional history is concerned or the topic historical underpinnings of Indian constitution is concerned. Now, next is critically analyze the role of Supreme Court in strengthening the soul of the constitution into Indian society. तो कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन इंडिया की सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन के सोल को स्ट्रेंथन कर रहा है, ये आज के एडिटोरियल्स में से इसका आंसर निकल के आता है। मेक श्योर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स अपलोड करें, कमेंट सेक्शन में डालें, हमें मेल करें, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे, मार्क करेंगे जिस तरीके से यूपीएससी करती है। हमारी कोशिश ये है कि आपको साथ के साथ मेंस के लिए भी तैयार किया जाए। Lastly, one-upism is a threat to a sustainable future comment. इस तरीके से हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड यूएस, उनके ट्रेड वॉर्स की बात की जाए, या जिस तरीके से यूएस एंड रशिया की वॉर की बात की जाए, जो हिडन वॉर, हिडन एजेंडा चलता रहता है। ऐसे में ये वन अपिज्म मतलब एक का दूसरे के ऊपर टांग रखना एंड फिर दूसरे का पहले के ऊपर रखना, ये जहां तक भी जाएगा ये सस्टेनेबल फ्यूचर तक हमें नहीं लेके जा सकता। ये एक थ्रेट है टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर। यू हैव टू कमेंट ऑन दैट। मेक श्योर आप अपने आंसर्स अपलोड करें, हम उन्हें मार्क करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।